हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये हम लोगों का आज जो है वो छठा लेक्चर है, 6th लेक्चर। तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं जो भी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल, फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन सभी के बारे में लगभग बात किया था। फिर मैंने वहाँ पे बोला था कि अगला अब हम लोग जो है कंडक्टेंस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हम लोगों का पूरा किस पे रहेगा? वेरी गुड, हम लोगों का रहेगा कंडक्टेंस पे। किस तरीके से क्या क्या टर्म्स है। बेसिकली यहाँ से देखिए दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट तो आपका जो है सीधा सिंपल आपको कुछ भी टर्म जो है यहाँ पे हम लोग डिफरेंट पढ़ेंगे उसमें से दे दिया जा सकता है। दूसरा यहाँ से आपको जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। तो कोशिश करूँगा मैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि यहीं पे हम लोग जो है किस टाइप के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उसको डिस्कस करेंगे। और हो सकेगा तो स्पेशल से हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जब हम लोग इसका जो न्यूमेरिकल्स वाला करेंगे स्पेशल से, तो उसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी टर्म जहाँ आएगा उस हिसाब से यहाँ पे मैं उसको बताने का कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। तो अंत तक इस चीज़ को देखना है। आज कंडक्टेंस हम लोग का पूरा ख़त्म होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे। तो अच्छे से जो भी चीज़ यहाँ पर बता दिया जा रहा है उसको अच्छे से ढंग से आप लोगों को करते हुए चले जाना है, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पे आज डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों का है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो भी हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अभी हम लोग ने पिछले जो है वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल वगैरह। तो अब कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में किस तरीके से होगा उसी के यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कंडक्टेंस में हम लोग आगे बढ़ें तो सबसे पहला टर्म हम लोगों का है कि कंडक्टर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। इसको अच्छे से दिखा देते हैं। कंडक्टर हमारा बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा, चालक बोल सकते हैं जो भी हिंदी में। तो यहाँ पे कंडक्टर होता क्या है कि द सबस्टांसेस विच अलाउज इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। मतलब कंडक्टर हम लोग उसी को कहेंगे जो वैसा सबस्टांस जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें हम लोग पास करते हैं तो वो क्या करता है, उसके द्वारा जो है उसको कंडक्ट करने का जो है परमिशन देता है, ठीक है। मतलब वहाँ से हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एक्वस NaCl हो गया। तो ये मेजर कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं किसको डिनोट कर रहा है, हाँ कंडक्टर को डिनोट कर रहा है। मतलब सीधा सिंपल यदि आपका अब आए एग्जामिनेशन में कंडक्टर डिफाइन करने तो उसको लिखा है कि द सबस्टांसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर। वहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग इस तरीके से दे देंगे। अब यहीं पे नहीं, आगे बात जो है यहाँ पे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर का जो टाइप है वो 2 तरीके का होता है। फर्स्ट आपका होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, या फिर इसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेटालिक कंडक्टर का। तो मेटालिक कंडक्टर हमारा क्या होता है, जो कि कंडक्टर का एक टाइप है। तो इसको हम लोग देखते हैं। कहता था कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर। मतलब ऐसा कंडक्टर जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज वहाँ पे किए बिना, तो उसी को हम लोग जो है मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे। मतलब वहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल में बताया गया है सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सारा का सारा मेटालिक कंडक्टर का एग्जांपल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको समझते हुए चलना है। बाकी यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस चीज़ें क्या क्या हो रही है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। अगला यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसको कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हमारा क्या होता है इसको अब हम लोग समझते हैं। कहता था सबस्टांसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन। वैसा सबस्टांस जो इलेक्ट्रिसिटी को हमारा जो है पास करने देता है किस किस स्टेट में, या फिर वो मोल्टेन स्टेट में हो या फिर हमारा एक्वस सॉल्यूशन में हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलेंगे या फिर इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो सीधा सिंपल सा बात है कि यदि कोई भी सबस्टांस जो इलेक्ट्रिसिटी को उसके मोल्टेन स्टेट या फिर उसके एक्वस सॉल्यूशन में पास करने देता है तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ इसका क्लासिफिकेशन है, उसको यहाँ पे हम लोग नीचे देखते हैं डिफरेंट।
तो उसको समझते हुए चलना है। तो अभी तक हम लोगों ने कंडक्टर देख लिया, कंडक्टर क्या होता है ये चीज़ हम लोग देखिए। कंडक्टर दो तरीके का होता है, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। और आगे अब जो यहाँ पे इस टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, ये कुछ क्लासिफिकेशन इसका है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जिसमें से हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, देख लीजिए इसको। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पे आ जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसका जो है पहला क्लासिफिकेशन है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्ड से समझ में आ ही रहा है कि थोड़ा उसका पावरफुल रहेगा टेंडेंसी। तो इसमें क्या है कि द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स कम्प्लीटली इनटू देयर आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब सीधा सिंपल है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट हो जाएगा कम्प्लीटली उसके आयंस में, जैसे ही उसको जो है डिजॉल्व किया जाएगा वाटर में, उसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन अगर तैयार किया जाएगा तो उसमें उसका जो भी आयंस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो भी वहाँ पे उसका होगा वो उसके आयंस में क्या होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, डिसोसिएट कर जाएंगे, और उसी को हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से, सीधा सिंपल सा बात है। वैसा इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हम लोग बोल सकते हैं इसको, सॉल्यूशन में ही हमारा होता है। आगे तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि जो हम लोग बीकर ले रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा क्या था, इसमें जो भी हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन था वही हमारा कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का वहाँ पे निर्माण कर रहा था। तो वही चीज़ है कि इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली आयन में, जब डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो उसी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कहा जाता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो है इसका कुछ इस तरीके से एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग साल्ट, ये तीन तरीके का होता है। सभी का एक एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का बात करेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, HCl हो जाएगा। वहीं पे स्ट्रॉन्ग बेस का बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया। वहीं पे साल्ट का बात करेंगे तो NaCl हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग साल्ट में। तो सीधा सिंपल है, पहला हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली उसके आयंस में, जब उसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तब। ये पहला क्लासिफिकेशन था। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा कुछ इस तरीके से हमारा है। अगला जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक तो हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हमारा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कहता है द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स पार्शियली इनटू देयर आयंस। मतलब उसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कम्प्लीटली टूट रहा था, इसमें क्या होगा, पार्शियली होगा, पूरी तरीके से यहाँ पे वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा जब उसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो वही हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग समझ गए तो वीक के लिए दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सीधा सिंपल यहाँ से बोलें कि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जो भी यहाँ पे टर्म है उसको पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पूछ लिया जा सकता है कि डिफाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ सम सुटेबल एग्जाम्पल, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारा लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका एग्जाम्पल में हमारा वही एसिड बेस और साल्ट लेंगे, जिसमें वीक एसिड, वीक बेस और वीक साल्ट। वीक एसिड का बात करें तो कुछ इस तरीके से HCOOH वाला यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फिर यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस में हमारा आ जाएगा, और साल्ट में यहाँ पे वीक साल्ट में कोई भी यहाँ पे नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपका जो मेजर है वीक एसिड और वीक बेस आप लोग एग्जाम्पल में, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला जो एक टर्म है यहाँ पे देख सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जिस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट है तो उसी तरीके से नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है, कहता था सबस्टांसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जिस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोलाइट था वो एक्वस और मोल्टेन में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा था, लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वैसा सबस्टांस होगा जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देगा। कहाँ पे, मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन में उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करने नहीं देगा। तो उसी को हम लोग जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके, जैसे एग्जांपल की बात किया जाए तो यूरिया में भी आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये प्योर फॉर्म में रहेगा तो बात किया जा रहा है। तो इसी को हम लोग जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये छोटा छोटा टर्म है, इन सभी को आपको समझते हुए चलना है। कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो बदल जाता है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन जो है एक इलेक्ट्रोलाइट फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे जो टर्म यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छे से समझना है रेजिस्टेंस, ये सारा चीज़ आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। तो जस्ट यहाँ पे आपका रिकेप एक हो जा रहा है, अच्छे तरीके से समझते हुए इसको हम लोग चलते जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कहता है द डिस्टर्बेंस अराइजेज बाय अ सब्सटेंस टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट जब पास हो रहा है उसमें वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, अराइज हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग उसको कहेंगे कि वो रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। तो वही है
सीधा सिंपल सा है, डिस्टर्बेंस अराइजेज बाय द सब्सटेंस टुवर्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। कहता है इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एल, ठीक है, आर ये जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए। मतलब इसको हम लोग पहला मान सकते हैं इक्वेशन। दूसरा यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब 1/a। या फिर इसको पूरी अगर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो आर इस तरीके से, देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आपका लिखा गया कुछ इस तरीके से। आर इस तरीके से आपका एक तो लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चला जा रहा है और एरिया हमारा चला जा रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब इसका हटाते हैं तो कुछ इस तरीके से रो आ जाता है, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी आगे अभी यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होता है, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा तो उस तरीके से रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, और यहाँ पे एरिया जैसे उसका बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रिलेशन उसका उसी तरीके से। तो वही रिलेशन यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से आपका दिखाया गया, इसको आप लोग देख सकते हैं। रो को यहाँ पे जो है रेजिस्टिविटी कह दिया गया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी। अब आपका रेजिस्टेंस का आपने पहले से पढ़ा होगा कि जो यूनिट होता है हमारा वो ओम होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चीज़ है इसका यूनिट हमारा क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, ठीक है। तो वही सारा जो है रिपीट यहाँ पे हो रहा है, बाकी जो भी डेफिनेशन है उसको बस याद रखते हुए जाना है, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब इसी में रेजिस्टिविटी एक टर्म आता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे अब हमारा आ जाता है रेजिस्टिविटी। तो ये देखिए ये सारा का सारा जितना टर्म है एज इट इज़ आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट में हो, लॉन्ग में पूछा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन को कंबाइन करके दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को करते जाना है। तो इसको रो से डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो हमारा रेजिस्टिविटी क्या होता है, कहता है द रेजिस्टिविटी फॉर अ सबस्टेंस इज इट्स रेजिस्टेंस। इसका एक तरीके से रेजिस्टेंस ही होता है। वैन इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग, जब 1 मीटर इसका एल बराबर अगर 1 मीटर यहाँ पे लें या फिर सेंटीमीटर में यहाँ पे देखा जा सकता है, और यहाँ पे एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज 1 मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लेंथ अगर 1 मीटर का बात किया जाए तब हम लोग इसका जो है रेजिस्टिविटी कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय रो, और इसका जो हमारा यूनिट हो जाता है एक तरीके से। यूनिट्स भी ध्यान रखते हुए जाना है। देखिए यहाँ पे सारा मैं बताता जा रहा हूँ। रेजिस्टेंस का ओम है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रेजिस्टेंस का यहाँ पे आपको यूनिट बताना है, तो सभी का मैं साथ के साथ यूनिट भी लिखते हुए जा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, तो छोटा छोटा टर्म से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से करते हुए जाना है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी का अगर देखें तो ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, ठीक है। एक तो हमारा यहाँ पे ओम था रेजिस्टेंस का, लेकिन ये हमारा मीटर के लिए यहाँ पे दिखाया गया कि लेंथ हमारा 1 मीटर है और एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर यूनिटी यहाँ पे मान के चला है, तो जिस कारण से यहाँ पे इसका जो होता है ओम मीटर हो जाएगा और इसका हो जाएगा ओम, या फिर इसको बोलेंगे ओम सेंटीमीटर या मीटर। तो सबसे जो छोटा हमारा यूनिट होता है वो सेंटीमीटर को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे होगी ये हमारा रेजिस्टिविटी। तो एक एक टर्म को देखते हुए चलिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला जो टर्म यहाँ पे है, अगला देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा है कंडक्टेंस। अब यही जो चैप्टर का नाम था इसी से इसको कैपिटल जी या कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। जनरली आपको कैपिटल जी ही देखने को मिलेगा और उसी को हम लोग प्रीफर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो, क्योंकि एग्जामिनेशंस में जो है ज़्यादातर वही टर्म यूज किया जाता है। तो कंडक्टेंस हमारा क्या होता है कि द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब सीधा सिंपल है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ज़्यादा कुछ इसमें रटने की बात ही नहीं। इनवर्स अगर रेजिस्टेंस का हुआ तो उसी को हम लोग कंडक्टेंस कहेंगे। तो इसको डिनोट करते हैं जी, कैपिटल जी या फिर सी से। तो जनरली आप जी से याद रखिएगा कोई भी एक, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो होता है जी बराबर क्या हो जाएगा 1/r, क्योंकि हमारे इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस का, तो कुछ इस तरीके से हो गया। फिर हमारा यहाँ पे यूनिट का बात रहा, तो देखिए इतना सारा इसका यूनिट है, आपको याद रख लेना है। आपको कुछ भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, इसको याद रखिएगा। 3 तरीके से इसका होता है। पर ओम इसको बोल सकते हैं, मेन है अगर यहाँ से देखिए ये सारा याद रहे, ठीक है। नहीं तो जी बराबर 1/r होता है, सीधा सिंपल 1/r। तो r का हमारा ओम होता है, तो 1/ओम यहाँ पे लिखेंगे और यही चीज़ जब ऊपर चला जाएगा तो हमारा पर ओम में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। बाकी तो यहाँ पे सारा इसका लिखा गया, तो इसको आप अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे। यहाँ पे यूनिट हमारा आता है पर ओम,
या फिर इसको महो भी कहा जाता है, MHO, ओम का उल्टा वहाँ पे कर दिया जाता है। और इसका एक और नाम है यहाँ पे साइमन, साइमन्स भी यहाँ पे इसको कैपिटल S से डिनोट किया जाता है। तो ये 3 तरीके से अब यहाँ पे कंडक्टेंस में हमारा जो है इसका यूनिट आ सकता है। तो ऑप्शन आपको कुछ भी यहाँ से दिया जा सकता है, बाकी ज़्यादातर आपको जो है पर ओम ही यहाँ पे देने का चांसेस है, लेकिन ये सब भूलना नहीं है। कंडक्टेंस का जो है ये सारा भी यूनिट यहाँ पे आपका हो जाता है। तो कंडक्टेंस वही हो गया, रेजिस्टेंस का अगर इन्वर्स करेंगे तो हमारा कंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए अगले टर्म में यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टर्म यहाँ पे जो है वो है कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या है अगला टर्म? कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। कुछ इस तरीके से कप्पा हमारा हो जाता है डिनोशन में। ठीक है, इस तरीके से। तो कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है? फिर यहाँ पे वही सारा चीज़, इसका जो होता है ये इन्वर्स होता है रेजिस्टिविटी का। कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का इन्वर्स, वहीं पे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का हो जाता है इन्वर्स। बस ऊपर का आपको क्या याद रखना है? रेजिस्टेंस याद रखना है, रेजिस्टिविटी याद रखना है। उसी का उल्टा हमारा हो जाएगा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको कंडक्टिविटी को हम लोग जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के भी नाम से जानते हैं और इसको डिनोट किया जाता है कप्पा से। तो कंडक्टिविटी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो पूछ लिया जा सकता है कि कंडक्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है? वेरी गुड, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दूसरा चीज़ इसमें पूछा जा सकता है इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। या तो आपको साइन दे दे, ठीक है, इस तरीके से एकदम छोटा वाला के टाइप से रहेगा आप, या फिर आपको जो इसका नाम कप्पा लिख दिया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें एक टर्म है, जितना भी यहाँ पे टर्म है उसमें क्या क्या आपको याद रखना है? सबसे पहले कि वो होता क्या है, उसका डेफिनेशन को याद रखना है। अगला है कि उसका डिनोट किससे करते हैं, उसको याद रखना है। फिर अगला है यहाँ पे उसका फॉर्मूला को ध्यान रखना है, और लास्ट में हमारा यूनिट है। तो ये 4 टर्म आपको जो भी छोटा छोटा टर्म है उससे इस 4 टर्म से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हो गया, कापा इक्वल टू 1/ρ, क्योंकि रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं और उसी का यहाँ पे इन्वर्स है कापा। ठीक है, जो कि हमारा कंडक्टिविटी है। ये हो गया। फिर इसका यूनिट का हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो यूनिट देख लीजिए, इतना सारा यूनिट है। इतना सारा दिक्कत नहीं है, मीटर वाला और सेंटीमीटर यहाँ पे मिक्स कर दिए इसीलिए लग रहा है। आपका पर ओम पर मीटर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी का आपका होता है ओम मीटर। तो ओम मीटर जब ऊपर चला जाएगा तो पर ओम पर मीटर जाएगा, उसी को पर ओम पर सेंटीमीटर लगा दिए यहाँ पे। या फिर इसको जो है पर ओम को हम लोग साइमन भी बोल रहे थे, तो साइमन पर मीटर या फिर साइमन पर सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से जो इसका यहाँ पे यूनिट कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या क्या टर्म अभी तक हुआ? रेजिस्टेंस, बाकी ऊपर तो हम लोग देख ही लिए थे। रेजिस्टेंस आपको ध्यान में रखना है, रेजिस्टिविटी रखना है, कंडक्टेंस याद रखना है, और कंडक्टिविटी कुछ इस तरीके से हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म यहाँ पे है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, ये पूरा का पूरा एक स्लाइड में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए इतना सारा इसमें आ जा रहा है एक साथ। तो सबसे पहले हम लोगों का है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी पॉइंट्स को। तो मोलर कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है? कहता था कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन फर्निश्ड और प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वैसा कंडक्टेंस जिसके कारण जितना भी आयन्स होगा, जो भी हमारा यहाँ पे हम लोग लेंगे वहाँ पे सब्सटेंस, तो उसका जो भी आयन्स होगा वो फर्निश्ड होगा या प्रोड्यूस्ड होगा बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा वहाँ पे यदि जो भी उसका आयन्स वहाँ पे फर्निश्ड होता है, मतलब 1 मोल वहाँ पे लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें से जो भी हम लोगों ने वहाँ पे मटेरियल डाला है, तो उससे जो उसका आयन फर्निश्ड होगा या फिर प्रोड्यूस होगा, उसी को हम लोग जो है बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी नाम से ही पता चल रहा है, मोलर 1 मोलर के लिए वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मोलर के लिए वहाँ पे आएगा, तो जिस कारण से हमारा उसको क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। तो सीधा सिंपल सा डेफिनेशन है, अच्छे तरीके से आ कि द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन्स फर्निश्ड और प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम, एक तो लैम्डा हमारा इस तरीके से होता है और एक हमारा लैम्डा इस तरीके से होता है। ठीक है, 2 तरीके से हो, तो इसको हम लोगों को दिखाते हैं ये वाला लैम्डा से। ठीक है, और इसमें नीचे यहाँ पे एम लगा देते हैं, लैम्डा एम। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। फिर आगे लैम्डा एम इक्वल टू होता है कापा इंटू भी, यहाँ पे सारा टर्म यहाँ पे लिख दिया, वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये हमारा लैम्डा तो हो गया कुछ इस तरीके से, लैम्डा यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक है,
इसको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। लैम्डा एम ये हमारा हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, कापा हमारा कंडक्टिविटी, और पीछे जो भी टर्म है उसी से यहाँ पे रिलेट करता है। भी हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो सीधा सिंपल यहाँ से जो है कभी कभी मोलर कंडक्टिविटी क्या है ये अच्छा खासा इसको पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें यहाँ पे क्या है कि कुछ इस तरीके से इसका और फॉर्म यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये मोलर टर्म से डिनोट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये मोलरिटी से ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो जिस कारण से लैम्डा एम ये कापा इंटू भी के जगह पे इसका जो है कुछ इस तरीके से कापा इंटू 1000 जो कि सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर के लिए यहाँ पे यूज करेंगे, और अपॉन में मोलरिटी यहाँ पे हो जाता है। ये जो फॉर्मूला है इसको ज़्यादातर हम लोग न्यूमेरिकल्स जो करेंगे, न्यूमेरिकल्स आप लोगों को प्रैक्टिस में करवाएंगे तो वहाँ पे इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ आपका रहेगा। अगर यूनिट का बात किया जाए तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल कैसे आए उसके लिए देखिए यहाँ पे सारा यूनिट हम लिख दिए हैं, इसको आप कटिंग कीजिएगा तो वहाँ से आपका आ जाएगा मोल पर लीटर, ये चीज़ खत्म हो जाएगा। पर सेंटीमीटर से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जाएगा तो यहाँ बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा हमारा साइमन, और नीचे से हमारा मोल है तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो वही यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बचा है, और ये मोल जो है ऊपर जाएगा तो पर मोल में, जिस कारण से यहाँ पे यूनिट हमारा हो जाएगा किसका, मोलर कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कितना सारा यूनिट्स यहाँ पे याद रखना है इसमें आप लोग देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी का यहाँ पे एक और टर्म है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जिस तरीके से यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है जो कि 1 मोलर के लिए सॉल्यूशन के लिए हम लोग ले रहे थे, इसी तरीके से अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है जिसको 1 इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम लोग लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको लैम्डा ई से यहाँ पे डिनोट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। कहता था कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन फर्निश्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। वहाँ पे क्या था 1 यहाँ पे जो है मोलर सॉल्यूशन 1 मोल के लिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसी को हम लोग जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे, इसको लैम्डा ई से यहाँ पे डिनोट करेंगे। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो जस्ट ऊपर जो ये फॉर्मूला दिखाया गया इसी का यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, और यहाँ पे बस नीचे जो टर्म हमारा जो, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट का बात किया जा रहा है तो हम लोग किस में पढ़ते हैं, बिल्कुल नॉर्मेलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, तो जिस कारण से यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पे सीधा एक जनरल फार्मूला में आपका कुछ इस तरीके से k इंटू पाई यहाँ पे नहीं होगा। सबसे पहले इसको थोड़ा मैं बैक कर लेता हूँ, ये सॉल्यूशन वाला टर्म चला गया था, कापा इंटू 1000 और अपन में सी इसको यूज करें, तो ये जो कंसंट्रेशन एक बार कभी जब मोलर सॉल्यूशन के लिए रहे तो हमारा मोलरिटी, और ये हमारा नॉर्मेलिटी के लिए तो n इसको डिनोट कर सकते हैं, या तो n या तो इसके लिए करेंगे तो m, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जस्ट वही है। अब इसका भी यहाँ पे जो है यूनिट आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसका जस्ट यहाँ पे जो हमारा पर मोल था तो उसके जगह पे हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो पर इक्विवेलेंट वहाँ पे आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस यहाँ पे है। तो एक बार फिर से हम लोग जो है एक एक करके सभी को एक बार देख लेते हैं क्या क्या अभी तक पढ़े। कंडक्टर देख लिए 2 तरीके का, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स। एक हमारा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सारा टर्म तो समझाए दिए, बस थोड़ा रिकैप आपका होता जाए इसलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। फिर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का बात किए, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो सभी से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका आना तय है। अब यहाँ पे जो अगला टर्म हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंडक्टिविटी सेल। कुछ इस तरीके से हमारा कंडक्टिविटी सेल होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। मतलब यहाँ से ऐसा कोई भी जो भी यहाँ पे टर्म था, ऐसा कोई भी टर्म नहीं जो कि एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया हो, तो इसको ध्यान रखिएगा। कहता है द डिवाइस और ऑपरेटर्स विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। ये एक डिवाइस होता है, कौन सा, कंडक्टिविटी सेल, जिसका यूज हम लोग करते हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के उसको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब उसका पता करने के लिए, ठीक है। तो उसी को कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। कंडक्टिविटी सेल का जस्ट वही काम है, वो मेजर करता है, डिटरमाइन करता है जो भी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी हमारा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, तो उसका यहाँ पे जो है वो डिटर्मिनेशन करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है कंडक्टिविटी सेल का जो है निर्माण इस तरीके से आपका होता है। इसमें देख सकते हैं एक कंटेनर है, इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको सील्ड किया गया है। इसमें 2 यहाँ पे इलेक्ट्रोड टाइप का लिया गया जो कि हमारा कंडक्टिंग
वायर को यहाँ पे इससे पास किया गया। देख लीजिए ब्लैक कलर का ये जो है यहाँ से कुछ इस तरीके से गया और ये ब्लैक कलर में आगे गया हुआ है, ठीक है। तो जिस कारण से ये हमारा कनेक्टिंग वायर है, जो कि जिससे हम लोग जो भी वहाँ पे जिसका हमको रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी मेजर करना है उसमें कनेक्ट करेंगे। फिर आगे यहाँ पे जो इसका यूज किया जाता है वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ये हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमारा होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसमें हमारा ये इसका जो है कंस्ट्रक्शन आपका हो जाएगा पूरा का पूरा कंडक्टिविटी सेल का। इसका और भी यहाँ पे देख सकते हैं आपके बुक में कुछ इस तरीके से दिया गया होगा, ठीक है। कनेक्टिंग वायर वही प्लेटिनाइज्ड, यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंडक्टिविटी सेल। जस्ट इसका यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है और कुछ इस तरीके से आप इसको लिखते हुए इसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगला जो टर्म है वो हमारा है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है इसको भी अब हम लोग देखते हैं। तो सेल कांस्टेंट हमारा जी स्टार से इसको डिनोट करते हैं। सेल कांस्टेंट हमारा क्या होता है, कहता है फॉर अ गिवन कंडक्टिविटी सेल। अभी जब हम लोग कंडक्टिविटी सेल पढ़े तो उसके लिए जो वहाँ पे दिए हुए कंडक्टिविटी सेल के लिए जो टर्म हमारा L/A होता है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़े थे रेजिस्टिविटी में हमारा जो रेजिस्टेंस हमारा उसमें L/A हमारा टर्म आता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी में हम लोग देखे थे, यहाँ पे देखे थे ना जी, इधर देख लीजिए, आपको फिर से दिखा देते हैं। L/A यहाँ से जो हमारा आया था रेजिस्टेंस वाला से, तो वही बोल रहा है कि लेंथ और एरिया का जो वहाँ पे इसका टर्म होता है फॉर अ गिवन कंडक्टिविटी सेल द टर्म L/A इज कांस्टेंट। उसमें L/A हमारा कांस्टेंट होता है और उसी को हम लोग जो है सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम लोग जी स्टार से। तो एक गिवन जो भी कंडक्टिविटी सेल है उसके लिए ये यहाँ पे हमारा फॉलो होगा। उसमें L/A हमारा कांस्टेंट चला जाएगा जिसको हम लोग जो है सेल कांस्टेंट कहेंगे और उसको जी स्टार से डिनोट करेंगे। तो जी स्टार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा कुछ इस तरीके से। L हमारा है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है इसके बीच का यहाँ पे डिस्टेंस हमारा हो जाएगा। A हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जो भी इलेक्ट्रोड यहाँ पे इसका लिए हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया। मतलब इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे सेल है, इधर कुछ भी सॉल्यूशन है, 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो भी है इस तरीके से यहाँ पे हम लोग लिए, तो इसके बीच का यहाँ पे लेंथ को भी देखा जाएगा, ठीक है। L जो यहाँ पे L वो डिस्टेंस है और यहाँ पे जो एरिया हमारा इधर इतना चला जाएगा, यही सिर्फ ध्यान देना इतना, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे इसका एरिया इलेक्ट्रोड का, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे L तो हमारा लेंथ, तो उसको सेंटीमीटर और अपन में एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट हमारा हो जाएगा इसका पर सेंटीमीटर। तो सीधा सिंपल आपको जो है सेल कांस्टेंट के बारे में यदि पूछा जाए तो इतना सारा आपको यहाँ पे लिख के आना है। और सेल कांस्टेंट का यूनिट पूछे तो पर सेंटीमीटर या फिर पर मीटर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे उसका मीटर में करें या सेंटीमीटर, उस आधार पे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेल कांस्टेंट। अब यहाँ पे सेल कांस्टेंट और इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे जो आपका कंडक्टिविटी जो हमारा कापा वाला था उससे भी रिलेटेड, और एक यहाँ पे इसका 2 रिलेशन यहाँ पे आता है। इस पे न्यूमेरिकल्स जो है इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक कापा इक्वल टू होता है G इंटू जी स्टार, जो कि जी स्टार तो हमारा यहाँ पे सेल कांस्टेंट हो गया, और कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग कापा किसको देख रहे थे, कापा हमारा देख लीजिए फिर से कंडक्टिविटी को देख रहे थे, तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू एक हमारा हो जाता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा यहाँ पे एक होता है जो सेल कांस्टेंट इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके से। तो ये 2 फार्मूला को भी आपको याद रखना है, ठीक है। कभी भी अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला होगी, इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो भी हम लोग कुछ टर्म पढ़े हैं उसके आधार पे यहाँ पे एक देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको हम लोग करते हैं कि कंडक्टिविटी इसमें बोला है कि इतना मोलर सॉल्यूशन KCl का 298 केल्विन में वो आपका इतना दिया है साइमन पर सेंटीमीटर। तो आपको यूनिट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूनिट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा कभी कभी अगर नहीं कुछ टर्म दिया तो आप यूनिट से भी पता कर लीजिएगा कि क्या हमको निकालना है। तो यहाँ पे वैसा सारा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वही है कि कंडक्टिविटी जो है 0.20 मोलर सॉल्यूशन KCl का 298 केल्विन पर इतना दिया है कंडक्टिविटी। तो कैलकुलेट करना है इसका मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही मोलर कंडक्टिविटी वाला हम लोग अभी जो देखे थे रिलेशन, जिसमें यहाँ पे इस तरीके से आपका था, ये अभी फार्मूला ऊपर हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे, लैम्डा m इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे मोलर, ठीक है। मोलरिटी जो भी हमारा था तो उस आधार पे, तो मोलरिटी तो हमारे यहाँ पे 0.2 मोलर दिया है, तो 0.2 मोलर वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और कंडक्टिविटी जो है यहाँ पे हमारा वो कितना है
0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। अब हमको निकालना मोलर कंडक्टिविटी, तो सीधा सिंपल लैम्डा एम वाला फार्मूला लगाएंगे, 1000 से यहाँ पे गुना और कुछ इस तरीके से मोलरिटी। अब इसमें हम लोग जो है इसको बैठा देंगे, तो सीधा सिंपल जब इतना कीजिएगा तो कंडक्टिविटी जो हमारा ये आ गया कुछ इस तरीके से, इसको लगा दिए 1000 से कर दिए और यहाँ पे 0.20। अब इसमें हमारा जो है साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में इतना आंसर हमारा आ जाएगा। ये तो आप कैलकुलेट अब कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको जो है पूछा जा सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। बस लैंग्वेज को आप समझिएगा। देखिए काम तो इतना में ही हो गया, यही फॉर्मूला में ये सारा टर्म हम लोग जब जान गए तो ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें क्या पूछा गया है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन का इसलिए ले रहे ताकि आपका जो है थोड़ा उसमें क्वेश्चन को समझने का तरीका आपको पता चल जाए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है कहता था रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है कंडक्टिविटी सेल का, कंटेनिंग इतना मोलर 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। 298 केल्विन हमारा तो स्टैंडर्ड होता ही है। इज 1500 ओम, 1500 ओम इसका दिया है क्या रेजिस्टेंस। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट मतलब हम लोग को G स्टार निकालने बोल रहा है। इफ़ कंडक्टिविटी जो कापा हमारा है वो 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन इज इतना, केल्विन इज इतना, ठीक है। कहता है कि इसमें हमको जो है सेल कांस्टेंट इसका निकालना है जब जो है कंडक्टिविटी इतना मोलर KCl सॉल्यूशन का 298 केल्विन पे इतना आपका दिया गया है, ठीक है कापा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे पता चल रहा है हमारा इतना दिया 1500 ओम। टेम्परेचर तो हमारा दोनों का लगभग सेम ही है और जो सॉल्यूशन हमारा है वो भी हमारा सेम ही है, जो कि दोनों में सेम है मोलर सॉल्यूशन उसका। बस यहाँ पे जो उसका डिफरेंस है वो देख सकते हैं, रेजिस्टेंस और यहाँ पे कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसका वही यूज करेंगे अभी जो हम फॉर्मूला एक बताए थे कि याद रखना आपको, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस G इंटू सेल कॉन्स्टेंट। ये कब है, जब एक ही टाइप का आपका जो है सॉल्यूशन रहे, एक ही तरह के मोलर सॉल्यूशन में आपका उसका दिया रहे, तो ये फॉलो हो सकता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से किया गया। रेजिस्टेंस जो है वो दिया है हमारा, कंडक्टिविटी सेल का इतना दिया है। अब इसको हमको सेल कांस्टेंट पूछा है G स्टार, तो G स्टार हमारा क्या होगा उसके लिए पूछा गया। तो इस तरीके से कंडक्टिविटी बराबर हम लोग लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला, कापा इक्वल टू G इंटू G स्टार। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक G बराबर, ये तो हम लोग जान रहे हैं 1/R, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, G को हम लोग यहाँ पे 1/R लिख दिए और ये हमारा G स्टार रहेगा। अब बस यहाँ पे क्या करने के रीअरेंज कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला हम लोग 2-3 पढ़े हैं तो उसमें रिलेट करके वहाँ पे उसका रीअरेंज कर रहे हैं। पहला तो हो गया कापा इक्वल टू G इंटू G स्टार, और चूंकि हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस जान रहे हैं, रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि कंडक्टेंस से आ सकता है क्योंकि उसका रिवर्स होता है। तो कापा इक्वल टू 1/R इंटू G स्टार यहाँ पे कर दिए और फिर यहाँ पे आगे हम लोग, अब हम लोग को निकालना है G स्टार। तो G स्टार इक्वल्स टू यहाँ पे कापा इंटू R किया। अब हम लोग को कापा का भी वैल्यू पता है, कितना है कापा का वैल्यू, बिल्कुल यहाँ पे देख लो ये चीज़ दिया गया है। और R का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 1500 ओम देख ही लिया। तो ये दोनों को अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो दोनों को जब हम लोग रखेंगे तो हमारा कंडक्टिविटी जो हमारा सेल कांस्टेंट हो तो पर सेंटीमीटर में आता है। तो यहाँ पे 1500 ओम यहाँ पे आ गया और इसका यहाँ पे वैल्यू साइमन पर सेंटीमीटर में कुछ इस तरीके से हम लोग लगाए हैं। अब यहाँ पे जो है आपका वो कुछ इस तरीके से आपका पर सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से 0.219, ये सारा का सारा आप कैलकुलेशन चीज़ है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेन समझना यहाँ पे था इन सभी चीज़ों को कि किस तरीके से आपका जो है फॉर्मूला को लगाना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन अभी हम लोग देखें, बाकी और भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हम लोगों का जो टर्म से रिलेटेड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो सीधा सिंपल सा देख ही रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो है अगला एक मोलर कंडक्टिविटी जो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक लॉ है, वहाँ से हम लोगों का जो है पूछा जाता है तो वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का कंडक्टेंस चैप्टर, मतलब जो भी हमारा कंडक्टेंस टॉपिक है इस चैप्टर का, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और फिर अब हम लोग का ज़्यादा नहीं है, बस लास्ट लेक्चर एक अगला आएगा, उसमें हम लोग बैटरी, फ्यूल और कोरिजन जो 2-3 टर्म है, तो छोटा छोटा टर्म है, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा है केमिकल काइनेटिक्स, तो उसको भी अच्छे तरीके से पार्ट बाय पार्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले इन सभी को अभी देख लेते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगला टर्म हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जिसको लैम्डा एम नॉट यहाँ पे कहा जाता है। कहता था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और अप्रोक्स जीरो कंसंट्रेशन, मतलब इतना उसको जो है डाइल्यूट किया जाता है कि वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन अप्रोक्स हम लोग उसको जीरो मान लेते हैं, इज़ कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसको डिनोट हम लोग करते हैं लैम्डा एम नोट से, कुछ इस तरीके से, लैम्डा ऊपर में एक जीरो टाइप का और इस तरीके से एम नोट, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसका भी हम लोग देखेंगे, बोल सकते हैं। बाकी लैम्डा एम नोट कुछ इस तरीके से, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो वही सीधा सिंपल है, सीधा छोटा सा डेफिनेशन है कि मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे रहेगा, तो उसको, जिसको हम लोग अप्रोक्स जीरो कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, तो उसी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ये बस इतना सारा चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे लॉ आता है, कोहलर्स लॉ आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत टाइप के जो है न्यूमेरिकल्स में भी यहाँ पे आपको जो है आसानी से आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ सीधा सिंपल आपको पूछा जाता है कि राइट कोहलर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, या फिर सीधा पूछेगा कि व्हाट इज़ कोहलर्स लॉ, राइट देयर एप्लीकेशन, इस तरीके से पूछा जाता है। तो कोहलर्स लॉ सबसे पहले क्या होता है, कोहलर्स लॉ इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहता है द लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो लैम्डा एम नोट है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन इन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो कोहलर्स लॉ सीधा सिंपल यही है कि जो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एनायन और कैटायन का जो भी है उसके आधार पे हम लोग उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसका मतलब अब हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बोला गया है, देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोगों का NaCl के लिए बोल दिया, मतलब लैम्डा नोट NaCl के लिए, इधर लिखते हैं, शायद आपको ना पता चल रहा हो, तो लैम्डा नोट m, ये हम लोग अब NaCl के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो वही लिखा था यहाँ पे कि मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, यहाँ पे आ गया ना, चलिए इसको यहाँ पे देखना है कि यह जो होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एनायन एंड कैटायन। तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग लिए लैम्डा एम नोट यहाँ पे NaCl का, तो इसका कैटायन तो हमारा Na प्लस हो गया और यहाँ पे Cl माइनस हो गया। तो इसका जो होता है वो कुछ इस तरीके से, जो स्मॉल, जब इसका हम लोग तोड़ के लिखते हैं तो लैम्डा कुछ इस तरीके से और Na प्लस एक इस तरीके से आ जाएगा Na प्लस, और प्लस में लैम्डा नोट कुछ इस तरीके से Cl माइनस आ जाएगा, जो कि इसका जब ओवरऑल हम लोग यहाँ पे इसका आयंस को तोड़े तो कुछ इस तरीके से हमारा होता है। तो वही कहना भी चाह रहा है यहाँ पे लॉ में, देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है सम है इंडिविजुअल, तो सम इंडिविजुअल इसका क्या है Na प्लस का अपना और यहाँ पे Cl माइनस, ये दोनों मिलके ही ये चीज़ यहाँ पे हमारा बनता है, ठीक है। तो वही सारा चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट में जो होता है उसका सम और मेन यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि जो सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है एनायन और कैटायन का इलेक्ट्रोलाइट में किसी भी मोलर कंडक्टिविटी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो उसी को ये चीज़ यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे एग्जांपल बता दें, इसी में एक जनरल आपका लग जाएगा, जो कि कुछ भी आपका रहेगा तो उसके आधार पे आप लिख सकते हैं। वही चीज़ लिखा है कि इन जनरल इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव्स, यहाँ पे देख सकते हैं, V पॉजिटिव कैटायन एंड V नेगेटिव एनायन, देन इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन बाय, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी कुछ इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से न्यू है, बेसिकली न्यू से इसको दिखाया जा रहा है वहाँ पे, तो सीधा सिंपल है। न्यू यहाँ पे जो है वो डिनोट कर रहा है कि इसको, जो भी हमारा यहाँ पे जैसे कि सोडियम था, क्लोरीन था, उस सोडियम की जगह पे पॉजिटिव वाला जो भी एनायन और कैटायन है यहाँ पे उसको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सिंपल है, अगर लैम्डा नोट m से अगर हमको उसको तोड़ के पूछ रहा है तो यहाँ पे स्मॉल लैम्डा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और जो भी जैसे कि AB है तो A पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे लैम्डा नोट B नेगेटिव कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो ये जनरल हमारा है। एक हम लोग का यहाँ पे NaCl वाला एग्जांपल में देख लीजिए, ये हमारे जनरल। अब M के जगह पे वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, CH3COOH हो सकता है, उसमें से क्या क्या निकल जाएगा, लैम्डा नोट CH3COO और प्लस में लैम्डा नोट क्या निकल जाएगा H प्लस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा कोहलर्स लॉ यहाँ पे होता है। अब इसी में जो है एप्लीकेशन इसका पूछा जाता है कोहलर्स लॉ का। तो कोहलर्स लॉ का अब हम लोग जो है इसका एप्लीकेशन देख लेंगे, ताकि हम हमारा अगर एग्जामिनेशन में आता है तो हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं।
तो देख लीजिए कुछ पॉइंट से ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 पॉइंट है, यही डायरेक्टली आपको जो है आपको लिख देना होता है। तो एप्लीकेशन कोहलर्स लॉ का क्या है, कोहलर्स लॉ बेसिकली जो है लाया गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट में उसका जो है कैलकुलेशन करने के लिए, जो उसका मोलर कंडक्टिविटी है उसका कैलकुलेशन करने के लिए, किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वहीं पे चलिए इसको पहले देखते हैं, उसके बाद कुछ 1-2 तरीके का ग्राफ हमारा बन जाता है मोलर कंडक्टिविटी से, जो कि उसका जो है हमारा कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच ग्राफ पूछा जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो चांस तो आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी उसको हम लोग यहाँ पे मैं डिस्कस थोड़ा कर दूंगा, ताकि यदि आपका कोई भी ग्राफ से रिलेटेड अगर वैसा आता है तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो सबसे पहले कोहलर्स लॉ का यहाँ पे हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वही चीज़ बोले कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने में ये हमारा हेल्प करता है, वहाँ पे इसका एप्लीकेशन आता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारा होता है टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने में भी ये हमारा हेल्प करता है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला जस्ट इससे आ जाता है कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू होता है लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे जो थर्ड हमारा है कि टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, ऑफ वीक इलेक्ट्रो, मतलब ये सीधा सिंपल सारा देख सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है। तो कुछ इस तरीके से हमारा इसमें ये फॉर्मूला आपका जो यूज है, इसका जो है न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो ये दोनों फार्मूला आपको जो है याद रखना है। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोहलर्स लॉ में आ जाएगा। सबसे पहला है कि कैलकुलेशन जो है लैम्डा एम नॉट का वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए किया जाता है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए भी यहाँ पे किया जाता है। तो सीधा सिंपल यहाँ से आपको यहाँ से कोहलर्स लॉ और उसका एप्लीकेशन सीधा पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इसी पे एक यहाँ पे इसमें जो न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, जो कि इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो किस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया कि इफ़ लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl, NaCl, CH3COO, Na, ये 3 तरीके का दिया है। तीनों का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा दिया है, HCl के लिए दिया है, फिर यहाँ पे NaCl और CH3COO, Na के लिए। तो इसका वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ इस तरीके से साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दिया है रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है लैम्डा एम CH3COOH का पूछ दिया है। अब दिया तो हम लोगों का इतना सारा टर्म है, HCl दिया है, NaCl दिया है, CH3COO, Na दिया है। अब पूछा यहाँ पे CH3COOH का है, तो इन सभी को मिला के हम लोग CH3COOH किस तरीके से कैलकुलेशन उसका कर सकते हैं। तो उसको अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा जो CH3COOH है, तो इसका जब यहाँ पे टूटता है तो ये हमारा बनता है CH3COO माइनस, और प्लस में हमारा बनता है H प्लस। अब CH3COO माइनस कहाँ से हमारा आ सकता है, बिल्कुल यहाँ से हमारा आ सकता है। तो ये तो हमारा आ जाएगा, मतलब CH3COO Na को हमारा जोड़ना होगा, और H प्लस हमारा जो है यहाँ से HCl से हमारा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, और उसमें से जो बच रहा है उसको हम लोग घटा देंगे। तो CH3COO Na और प्लस में HCl, और उसमें माइनस कर देंगे NaCl, तब जाके हम लोगों का जो है CH3COOH वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आप उसको कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको आप एनालाइज करके आप खुद से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारा जो भी इंडिविजुअल आयन उसका आ रहा है, उससे उसको किस तरीके से जोड़ना है, घटाना है, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, अब देख लीजिए यहाँ पे वही, अगर हमको जो है इसका निकालना है तो इतना बराबर लिखें, तो CH3COO Na, जिसका जिसका जहाँ से एनायन आएगा और कैटायन आएगा तो उसको वहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले जिसका निकालना है उसमें देखना है उसको तोड़ के कि कितना कौन कौन सा उसमें आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला। अब उसका जो पॉजिटिव है वो किस जो मॉलिक्यूल हमारा वहाँ पे दिया गया है उसमें मिल रहा है, उससे करना है, और वहाँ से जो भी 2 चीज़ ऐड होगा तो पर एक तीसरा चीज़ माइनस होगा। तो ये हमारा CH3COO Na प्लस HCl, क्योंकि यहाँ से हमारा ये चीज़ बन रहा है, और इसमें माइनस हम लोग कर दिए NaCl, क्योंकि ये भी टर्म हमको दिया है तो वहाँ से इसको माइनस कर दें। तो यहाँ से हमारा क्या क्या आ जाएगा, इसमें Na और Cl, इसमें भी माइनस और इसमें माइनस, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अब जो वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू हमारा दिया है 91 पॉइंट, कुछ इस तरीके से 0, HCl का भी दिया है, देख लीजिए यहाँ पे ये लगा दिया, इसमें कर दिया माइनस। तो ओवरऑल जब इसका हम लोग किए तो हमारा यहाँ पे आ गया कुछ इस तरीके से। आप इसको घटा जोड़ के जो भी रहेगा उसको लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से लगा देते हैं,
इसका आ जाएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कुछ इस तरीके से यूनिट होता है। तो इसी के साथ हम लोगों का यहाँ पे जो है कंडक्टेंस चैप्टर ख़त्म हुआ। बार बार मैं कंडक्टेंस चैप्टर बोल रहा हूँ, बल्कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक यहाँ पे था कंडक्टेंस, वो चीज़ हमारा ख़त्म हुआ। तो कोई भी टर्म यहाँ से रिलेटेड देख सकते हैं आप लोग। एक तो यहाँ पे एक और हमारा यहाँ पे बात रह गया, जिसमें आपको बोले थे कि ग्राफ जो है, तो ग्राफ दो तरीके से मोलर कंडक्टिविटी में यहाँ पे पूछा जाता है उसका जो है, और लैम्डा एम वर्सेज यहाँ पे पूछा जाता है उसका रूट अंडर कुछ इस तरीके से कंसंट्रेशन सी, या फिर इसको सी को कभी कभी जो है, ये तो आप जान ही रहे हैं कि 1/2 इसको लिख सकते हैं। तो इसके बीच यहाँ पे दो ग्राफ आता है, एक हमारा आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यदि कभी आपका जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो हमारा ग्राफ है, इधर हमारा लैम्डा एम आता है, इधर हमारा रूट सी आता है। तो इसका जो हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के रूप में आपका बन जाता है। ये किसके लिए है? ये हमारा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो सीधा सिंपल कभी कभी पूछ लिया जाता है, 4-5 ठो ग्राफ आपको पूछ देगा और उसमें बोलेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। दूसरा हमारा जो होता है वो पूछा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ किस तरीके से होगा, इधर हम लोग लिख लिए लैम्डा एम, इधर हमारा रूट अंडर सी ले लिए। इसका जो होता है वो कुछ इस तरीके से हमारा आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा किसके लिए हो गया? ये हमारा हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये दो टर्म था, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इसी के साथ अब इस चीज़ को हम लोग यहीं पर रखते हैं। बाकी जो भी न्यूमेरिकल्स और भी रिलेट करेगा तो उसको हम लोग करेंगे। आप लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ यहाँ से देखिएगा, जो भी चीज़ें उसमें रहा है। और किसी प्रकार का डाउट भी लगे तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरीके से समझ में आया। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको करना है शेयर अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को करना है लाइक। और इसको देखने के बाद आप एक बार क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ जो है वो प्लेलिस्ट भी बनाया गया है सारा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा तो नोट्स का भी आपको मिल जाएगा, फिर प्रीवियस ईयर का, लास्ट 5 ईयर का भी आपको मिलेगा, और भी बहुत सारा चीज़ है। आपको प्लेलिस्ट चेक करना है, वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर, वीडियो को करना है लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।